हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गुड इवनिंग लाइव स्टूडेंट्स। जो बच्चे अभी अवेलेबल हैं प्लीज एक बार चैट पर आ जाइए। गुड इवनिंग बच्चों। आज सुबह का क्लास हमारा नहीं हो पाया, इस वजह से मैं आज की क्लास लेट इवनिंग पे यहाँ पर शाम को रख रहा हूँ। ठीक है, और क्योंकि हमारी क्लास अभी लेट इवनिंग 9 बजे के आसपास हो रही है, तो इसीलिए हमारा जो सेशन रहेगा वो तकरीबन तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का रहेगा। बाकी हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। So, once again, good evening, live students, and good morning, good afternoon, good evening to all the other recorded batch students. चलिए शुरू करते हैं। हमारा है ये लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम थोड़े से बेसिक्स को कंटिन्यू करेंगे एंड देन वी विल शिफ्ट टू द मेन चैप्टर। जो बच्चे अवेलेबल हैं मैं उनका एक बार नाम ले लेता हूं ताकि मुझे समझ में आ जाए कौन कौन है। अंजलि, ऋषिका, मयंक, गुड इवनिंग गाइस। स्वास्तिका, प्रधान, रामनाथ, कीर्ति, गुड इवनिंग बच्चों। शुभम कुमावत, यश राज, शुभम अग्रवाल, गुड इवनिंग गाइस। रितिका ठाकुर, तनिष्का बत्रा, गुड इवनिंग बच्चों। अंकुर, सेलारका, अवंती वीर, गुड इवनिंग गाइस। चलिए और भी बच्चे हैं तो आप आ जाइएगा चैट पर। शुरू करते हैं कुछ कुछ बातें। अभी तक एक छोटा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। एक छोटा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है बेसिक्स के अंदर। ठीक है ना, छोटा सा 5 मिनट का क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इंड एएस डेफिनेटली एएस से ज्यादा मजबूत है। ठीक है ना, नंबर वाइज तो वो बहुत वैसे भी ज्यादा है, बट इंड एएस बेसिकली आज के जमाने के जो नए टाइप के ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, इवेंट्स आ रहे हैं, उनको भी कवर करता है। आईएफआरएस से कन्वर्ट किए गए हैं, आईएफआरएस से कन्वर्ट किए गए हैं, इसी वजह से कार्विन और कार्व आउट भी हुए हैं। कार्विन मतलब कुछ एडिशनल कुछ ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग कुछ एडिशनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स जो आईएफआरएस में नहीं थे, बट कार्व आउट भी हुए हैं जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स किसी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स के रिस्पेक्ट में आईएफआरएस में थे, पर वो इंडिया को समझ में नहीं आया, तो उन्होंने वो ट्रीटमेंट्स को हटा के कुछ उसमें चेंजेस किए हैं, दैट आर कॉल्ड कार्व आउट्स। फिर हमने डिस्कस किया द कंसेप्ट ऑफ ओसीआई, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये बेसिकली जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है, ये भी एक स्टेटमेंट है विच इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस, बट इस स्टेटमेंट के अंदर वो सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस आते हैं जो इनकम्स और एक्सपेंसेस किसी इंड एएस के अकॉर्डिंग पीएनएल में नहीं जा सकते, और वो पर्टिकुलर इनकम्स और एक्सपेंसेस इंड एएस के अकॉर्डिंग उनको सेपरेटली हमें ओसीआई में दिखाना होता है। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा कुछ था नहीं, बस फंडा ये था कि कोई भी इनकम और एक्सपेंस अगर पहले हम पीएनएल में नहीं डालते थे, डायरेक्टली रिजर्व में डालना पड़ता था, जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व, एफसीटीआर, तो हम बस एंट्री करके रिवैल्यूएशन रिजर्व की डायरेक्टली रिजर्व एंड सरप्लस में ले जाते थे, हम एंट्री करके एफसीटीआर की डायरेक्टली रिजर्व एंड सरप्लस में ले जाते थे। अब बस एक रास्ता बना दिया गया कि आप इन इनकम्स और एक्सपेंस को डायरेक्टली रिजर्व एंड सरप्लस में ले जाके एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में उनको जाके उनकी समरी बनाओ, समराइज करो, एंड देन उनका फाइनल बैलेंस आप जाके लेके जाओ। ठीक है, तो ओसीआई को दो और कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एनआरपीएल, आरपीएल। कुछ आइटम्स जो पीएनएल में कभी रिक्लासिफाई नहीं होंगे, कुछ आइटम्स जो ओसीआई में भी फिलहाल गए हैं पर आगे चल के वो पीएनएल में क्लासिफाई होंगे। इस तरीके से ओसीआई का स्टेटमेंट बनता है, इनकम भी आ सकती है, एक्सपेंस भी आ सकती है। आगे फिर हमने डिस्कस किया था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसको आपने सीए इंटरमीडिएट में लॉ के अंदर डेफिनेटली पढ़ा था। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कोई नई चीज नहीं है, बस पॉइंट है कि नाम नया है। पहले आप इक्विटी शेयर कैपिटल का नोट्स अकाउंट्स बनाते थे, पहले आप रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स अकाउंट्स बनाते थे। अब जितने भी इक्विटी रिलेटेड आइटम्स हैं, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटीज, जिसमें रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ओसीआई के सारे आइटम्स को आप एक जगह पर, एक पर्टिकुलर जगह पर उसको नोट्स के फॉर्म में बनाते हो, जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब बात करते हैं दूसरी चीजों की। मैंने आपको यह बताया कि ये जो इंड एएस होते हैं, जिसको हमें सीए फाइनल के अंदर पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक हम इंटर में एएस पढ़ के आए हैं, तो एएस किसके ऊपर मैंडेटरी है और इंड एएस किसके ऊपर मैंडेटरी है। तो इंड एएस की मैंडेटरी पढ़ लेते तो हमें समझ में आ जाएगा कि एएस किसके ऊपर है। तो इंड एएस जो होते हैं वो लिस्टेड कंपनीज के ऊपर मैंडेटरी होते हैं, एप्लीकेबल। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। एक्सेप्ट जो कंपनीज स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज में लिस्टेड है, उनके ऊपर नहीं होगा। इसके अलावा अनलिस्टेड वो सारी कंपनी जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ टच हो चुकी है, उससे ज्यादा है पिछले साल की, उनके ऊपर भी इंड एएस लगेगा, और उनके इन दोनों के सारे होल्डिंग सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट के ऊपर लगेगा। इसके अलावा एनबीएफसीज के ऊपर भी इंड एएस लगता है, बट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर नहीं लगता है, म्यूचुअल फंड कंपनीज के ऊपर लगता है। ऐसा हमने रोड मैप में देख लिया था। फिर हमने डिस्कस किया जूम लिंक इज नॉट शेयर्ड, डू यू एक्चुअली वांट जूम लिंक। मुझे लगा था कि शायद जूम लिंक की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर होंगे 4 5 6 लोग तो मैं कर दूंगा जूम लिंक। अभी तक मैंने 2 लेक्चर जूम पे लिए हैं डेफिनेटली लाइव, बट आई थॉट कि ठीक है यूट्यूब पे चल रहा है तो जूम लिंक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप बोलोगे तो मैं कर दूंगा। फिर हमने अगला पॉइंट पढ़ा एक्सेप्शनल आइटम्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का कॉन्सेप्ट पहले सीए इंटर में था, बट अब ये कॉन्सेप्ट अब नहीं है अवेलेबल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो कैटेगरी है, नाउ दिस इज नो मोर अवेलेबल अंडर द सीए फाइनल एफआर, और यू कैन से अंडर द इंड एएस और शेड्यूल 3 डिवीजन 2। ठीक है, इट्स फाइन। कोई और मांग नहीं रहा है रामनाथ, यू हैव टू, यू नो व्हाट,
you have to like be other things. Okay, you have to be छोड़ो, इतनी इंग्लिश नहीं आ रही। आगे, एक्सेप्शनल आइटम्स। एक्सेप्शनल आइटम्स क्या होते हैं? तो आइटम्स, एक्सेप्शनल आइटम्स मतलब ऑर्डिनरी एक्टिविटी, ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस जो साइज और नेचर में अनयूजुअल है, जो साइज और नेचर में अनयूजुअल है। अनयूजुअल मतलब लाइक जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बैड डेट्स। बैड डेट्स की बात करें तो जनरल बैड डेट्स होते रहते हैं, ठीक है, बट अचानक से बहुत ज्यादा बैड डेट्स बढ़ गए तो बेसिकली जो साइज में अनयूजुअल हैं, जिनका सेपरेट डिस्क्लोजर करना जरूरी है टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी, और जो रिकरिंग नेचर के नहीं है, जो नॉन रिकरिंग नेचर के हैं, उनको एक्सेप्शनल आइटम की कैटेगरी में डाला गया है। लिटिगेशन, सेटलमेंट, बैड डेट्स, गेन लॉस ऑन एनी सेल ऑफ असेट, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन वगैरह वगैरह, ये हमने कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के अंदर। फिर हमने डिस्कस किया था द इफेक्ट ऑफ ट्रांजिशन, द इफेक्ट ऑफ ट्रांजिशन डेट, द इफेक्ट ऑफ, देखो चार्टेड अकाउंटेंट हूं, ठीक है ना, इंग्लिश जितनी आती है खुल के बोलता हूं, बात खत्म, समझ में आए नहीं आए की फर्क पैंदा है, ठीक है। ज्यादा मेरे को जज मत करना कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, आती है बस अभी निकली नहीं, इधर पर रह गई, है ना, इधर पर रह गई। चलो, तो whenever any company applies Ind AS first time, it has to apply Ind AS retrospectively from the transition date. Transition date का मैंने कंसेप्ट समझाया था कि जिस साल में आप पहली बार Ind AS लगाते हो वो होता है फर्स्ट Ind AS फाइनेंशियल ईयर, पर आपको Ind AS को उस साल से भी पहले रिट्रोस्पेक्टिवली लगाना पड़ता है। वो लगाना पड़ता है आपको प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग से, प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग से। तो प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग से जब आप लगाते हो तो वो बिगिनिंग डेट को बोलते हैं ट्रांजिशन डेट, और उस डेट पर आपको रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ती है इंड एएस के हिसाब से, उसको बोलते हो ओपनिंग इंड एएस बैलेंस शीट, ओपनिंग इंड एएस बैलेंस शीट, ठीक है। वो होता है कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिशन डेट, रिट्रोस्पेक्टिव लगता है। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर मैं प्रीवियस ईयर से लगा रहा हूं तो प्रीवियस ईयर बन जाएगा इंड एएस फर्स्ट इंड एएस फाइनेंशियल ईयर, ना 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 ना, प्रीवियस ईयर फर्स्ट इंड एएस फाइनेंशियल ईयर नहीं बनेगा, ठीक है। ये हो गई कंसेप्ट। फिर हमने once Ind AS is applicable to the unlisted entities based on the net worth threshold, it shall be applicable permanently even though the net worth is reduced। हाँ, एक बार Ind AS applicable हो गया, फिर उसके बाद आपकी net worth कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, सब्सिडी खत्म हो गई, क्या हो गई, घंटा फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा Ind AS लगाया जाएगा, ठीक है। नेटवर्थ आपको एसएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना होता है, ये हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमारा डिस्कशन ओवरऑल रोड मैप पर हुआ था, जिसमें हमने देखा कि 16-17 से Ind AS लगना शुरू हुए फेज 1 में, फिर फेज 2 में 17-18, फिर उसके बाद 18-19, 19-20 से एनबीएफसी का फेज 1 फेज 2 हुआ, म्यूचुअल फंड कंपनीज के ऊपर लगा, ऑल इंडिया टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लगा, बाकी बैंक इंश्योरेंस के ऊपर अभी फिलहाल नहीं लगा है, ठीक है। रोड मैप के अंदर हमने ये वाली बातें पढ़ी थी। गाइस, आई होप आपको यहां तक एक क्विकली एक रिकैप मिल गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन शेड्यूल 3 पर। शेड्यूल 3 पर एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं ना आपको बोर नहीं करना चाह रहा हूं, बट एट द सेम टाइम मैं चाहता हूं कि शेड्यूल 3 की कुछ बातें आपको अभी पता चले, एंड देन व्हाट आई विल डू, जब मैं आपको कोई ऐसा चैप्टर करवाऊंगा जिसमें बैलेंस शीट P&L का रेलेवेंस होता है, जिसमें बैलेंस शीट P&L का रेलेवेंस होता है, मैं कोई अगर ऐसा चैप्टर आपको करवाऊंगा तो उस चैप्टर के अंदर जब मैं स्टार्ट करवाऊंगा तब मैं आपको बैलेंस शीट का डिस्कशन करूंगा आपके साथ। क्या होगा जब हम कुछ टॉपिक्स को पढ़ लेंगे ना, जब हम कुछ टॉपिक्स को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, लाइक जैसे बैलेंस शीट में पीपी आता है, अब पीपी इंड AS 16 से 16 के अंदर है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वो भी आपका इंड AS 16 का ही पार्ट है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंड AS 40 का पार्ट है। जब हम कुछ कुछ इंड AS पढ़ लेंगे और बीच बीच में आके जब हम बैलेंस शीट को रिफर करेंगे ना, तो वी लाइक ओके नाउ अंडरस्टूड कि ये जो इंड AS में पढ़ के आया हूं, इसके अंदर जो असेट या लाइबिलिटी है वो कौन सी जगह पर आ रही है, या इसके अंदर जो मैं जो भी इंड AS पढ़ के आया हूं उसके अंदर की जो इनकम और एक्सपेंस है वो P&L में कौन सी जगह पर आ रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है ना। तो आपको थोड़ी सी ना लिंकिंग रहेगी, बट अभी मैं आपको पढ़ा दूंगा पूरा का पूरा शेड्यूल 3, आप भी सुनते रहोगे, बोलोगे हाँ यार देख लेंगे, वैसे यूट्यूब पे है, चलो बाद में समझ लेंगे, आप वो फील ही नहीं कर पाओगे। तो मुझे आपसे चाहिए वो एक फील, जब आपको मैं कुछ इंड AS पढ़ा लूं और जब आप वापस मैं आपको इधर लेके आऊं तो आपको वो फील आए कि यस मैंने ये चीज पढ़ी थी, उसको यहां पर प्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। कैन वी डिस्कस होमवर्क लेटर ऑन, कैन वी डिस्कस होमवर्क लेटर ऑन, क्योंकि हमारे पास आज का टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है ना, क्या हम सुबह सुबह होमवर्क डिस्कस कर ले, चलेगा। कैन वी डिस्कस होमवर्क लेटर ऑन, क्योंकि वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम राइट नाउ, इफ यू परमिट मी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, एक क्वेश्चन था, अगर सब्सिडरी इंड AS फॉलो कर रहा है बट नेक्स्ट ईयर वो सब्सिडरी नहीं है, नेटवर्थ भी 200 करोड़ है, तो भी इंड AS फॉलो होगा या, अरे होगा ना,
एक बार मेरे ऊपर इंडेस लग गया, मेरे चक्कर में मेरी सब्सिडरी के ऊपर इंडेस लग गया, सब्सिडरी के ऊपर इंडेस लग गया क्योंकि वो मेरी सब्सिडरी थी, अब वो सब्सिडरी नहीं रही, ना ही उसकी नेटवर्थ कोई ज्यादा है, तो क्या इसके ऊपर इंडेस स्टिल कंटिन्यू होगा? हाँ जी, इंडेस स्टिल कंटिन्यू होगा। ठीक है, चलो, तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं, ऊपर ऊपर से बेसिक्स आपको बताना चाहता हूं कि जब आप शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाते हो तो वो डिवीजन 2 में कवर होता है। डिवीजन 1 में आपका एएस वाला था, डिवीजन 2 में आपका इंड एएस वाला है, और उसको कहा जाता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015, ठीक है ना? ठीक है, फिर उसके बाद जैसे होता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पर द इंपॉर्टेंट थिंग इज असेट पहले, ठीक है, और इक्विटी लाइबिलिटीज बाद में। ठीक है, अब इसके अंदर भी अगर देखोगे तो असेट्स में दो कैटेगरीज होती है, नॉन करंट एंड करंट। लाइबिलिटीज की, इक्विटी लाइबिलिटीज की बात करें तो इक्विटी में दो ही कैटेगरीज होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी। पहले क्या था? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, ये सब उन्होंने ना अदर इक्विटी में डाल दिया। सर ये अदर इक्विटी का मतलब क्या? सर ये अदर इक्विटी का मतलब क्या? बेटा अदर इक्विटी का मतलब कैपिटल के अलावा जो भी आइटम होगा वो अदर इक्विटी में जाएगा, बशर्ते वो बस लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए। सर लाइबिलिटी क्या होता है? बेटा लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? बेटा लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू पे इन कैश और एनी असेट। जहां मुझे कैश पे करना पड़े या कोई असेट एक्सचेंज में देनी पड़े वो लाइबिलिटी है। पर इक्विटी का मतलब क्या होता है बेटा? इक्विटी का मतलब क्या होता है? नो ऑब्लिगेशन, लिख लेना, नो ऑब्लिगेशन टू पे कैश या असेट। जब मेरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मुझे पे नहीं करना है, अगर इच्छा से पे कर रहा हूं तो वो मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूं। जैसे डिविडेंड, डिविडेंड दे रहा हूं अपनी इच्छा से, हाँ डिविडेंड वंस इट इज डिक्लेयर्ड अब देना पड़ेगा, इट बिकम्स अ लायबिलिटी। पर जब तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया था, वो प्रॉफिट के फॉर्म में रखा था, उसको देने की मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? उसको देने की कोई लायबिलिटी नहीं है। तो इक्विटी का मतलब क्या होता है? जहां पर कोई कैश में पेमेंट करने की ऑब्लिगेशन नहीं है। इसको बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, 15 मार्क्स से 20 मार्क का वेटेज होता है उसका, 15 मार्क्स तो मिनिमम, उसमें मैं आपको बताऊंगा। मैं ना एक जेन्युइनली आपके साथ ना एक पेपर एनालिसिस शेयर करना चाहता हूं। मैं यूट्यूब पे भी डालना चाह रहा था, बट एक्चुअली मौका नहीं मिला है अभी तक, एंड डेफिनेटली आई अपलोड इट ऑन यूट्यूब सेपरेटली, एक एनालिसिस करके आई डेफिनेटली अपलोड इट। तो अदर इक्विटी मतलब जहां ऑब्लिगेशन नहीं है पे करने की, पर रिजर्व एंड सरप्लस और उससे रिलेटेड जो भी आइटम्स है वो सब अदर इक्विटी में जाएंगे। देन इफ वी कम टू द लाइबिलिटी पार्ट, लाइबिलिटी में भी नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी होती है। कौन सी चीज न्यू है जो आपको फेस पे दिख रही है, जो आपने कभी सीए इंटर में नहीं देखी? ये है लीज लाइबिलिटी। लीज लाइबिलिटी करके जो आपको हेड दिख रहा है, ये आपने सीए इंटर में कभी भी बैलेंस शीट के सामने फेस पे नहीं देखा है, ठीक है ना? बोरोइंग्स आपने देखा होगा, ट्रेड पेबल्स आपने देखा होगा, वगैरह वगैरह। एंड देयर इज वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। वहां करके ये फाइनेंशियल वर्ड नहीं था, सीए इंटर में ये फाइनेंशियल वर्ड नहीं था। मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, ना ही मेरे को अभी रटवाने का कोई इंटेंशन है। मैं आपको नए नए फिगर्स के साथ फैमिलियर करवाने की कोशिश कर रहा हूं, नए नए वर्ड्स को फैमिलियर करवाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रोविजंस पहले भी था, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज पहले भी था, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज पहले भी था। करंट में भी सेम वही, आपका लीज लायबिलिटी हो गया न्यू, आपका अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज ये सब न्यू हो गया। असेट साइड में कौन सी चीजें न्यू है जो पहले आपने नहीं देखी? एक था आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, पहले नहीं था। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करके इसका एक सेपरेट इंडेक्स है, वहां देखो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अलग होता है और एक होता है इन्वेस्टमेंट्स। यहां एक अलग से आपको इन्वेस्टमेंट्स दिख जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स, पर एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पहले आपने कभी वो नहीं देखा है। अदर देन दैट बायोलॉजिकल एसेट अदर देन बियर प्लांट, ये भी आपने पहले कभी नहीं देखा है, आपने इसको पहले कभी इंटरमीडिएट में नहीं देखा है। इसके अलावा ये वाला हेडिंग फाइनेंशियल एसेट करके मेन हेड नहीं था, हालांकि उसके अंदर जैसे इन्वेस्टमेंट्स तो दिखाते थे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, लोन्स, ये सब दिखाते थे, बाकी सब नॉर्मल है। करंट एसेट्स में भी फाइनेंशियल एसेट्स थोड़ा सा नया है। तो कुल मिला के कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी नए नए शब्दों के साथ हैं, कुछ नई आ गई हैं जो आपने इंटर में नहीं देखी थी, जिनमें से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, बायोलॉजिकल एसेट्स है, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटीज एंड अदर इक्विटी, लीज लायबिलिटीज एंड ऑल। ठीक है, बोलो जी बच्चों,
ठीक है, हम रट नहीं रहे हैं अभी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी दो पार्ट्स में बनेगा, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल का करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का, और इसके अलावा अदर इक्विटी का, इसके अलावा अदर इक्विटी की बात करें, इसके अलावा अदर इक्विटी की बात करें तो अदर इक्विटी का करंट पीरियड और प्रीवियस पीरियड। अदर इक्विटी को वापस से एक बार देख लो, अदर इक्विटी में सारी चीजें क्या क्या आती है, एप्लीकेशन मनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओसीआई रिजर्व एंड सरप्लस, ओसीआई से रिलेटेड आइटम्स, ठीक है ना, ओसीआई से रिलेटेड आइटम्स, कुछ ऐसे आइटम्स जो अभी आपको अभी नहीं समझ में आएंगे, इक्विटी कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये क्या लिखा है और कहां लिखा है, डेट इंस्ट्रूमेंट थ्रू ओसीआई, कैश फ्लो हैज रिजर्व, ये सब आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, ये जो नोट्स को कौन सा बनाते हो उसमें कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, ये हम धीरे धीरे समय आने पर स्लोली आगे बढ़ते जाएंगे, अभी चीजों को मैं बोर नहीं करना चाह रहा हूं। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट बात करें, हाँ, जो भी आपके ट्रेड पेबल्स होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, ये आपको आपके आर्टिकलशिप में हो सकता है, शायद आपने कभी देखा हो या फिर आपके आगे चल के आपको काम आएगा। जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो तो कंपनीज के को एक अलग से नोट्स बनाना पड़ता है, ट्रेड पेबल्स का एजिंग शेड्यूल दिखाना होता है कि भाई आपके कौन से ट्रेड पेबल्स पेबल टू एमएसएमईज है, जो आपके क्रेडिटर्स रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई में है, कौन से आपके अदर देन एमएसएमई में है, कुछ के साथ आपका डिस्प्यूट चल रहा है वो अलग दिखाओ, विद इन 1 ईयर किनको पेमेंट करना है, 1 to 2 ईयर्स हो गए पेमेंट नहीं किया, 2 to 3 ईयर्स हो गए पेमेंट नहीं किया, मोर देन 3 ईयर्स हो गए पेमेंट नहीं किया, तो आपको ये एजिंग शेड्यूल बनाना पड़ता है ट्रेड पेबल्स का, ऐसे ही ट्रेड रिसीवेबल्स का। ठीक है, अदर देन दैट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पहले भी जो थोड़ी थोड़ी सेम पॉइंट थी वही यहां पर भी है। ऐसा, ये क्या था सर, ये क्या है सर, ये क्या है, दो इनकम्स 7 एक्सपेंसेस, दो इनकम्स 7 एक्सपेंसेस, क्या है सर, हाँ, दो इनकम्स और दो में 5 ऐड कर दो तो 7 एक्सपेंसेस। ठीक है आई बात समझ में। तो इनकम्स में क्या क्या था, इनकम्स में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और आपका अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका इंड AS 115 से गवर्न होता है, आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, इसका वेटेज 5 से 7 मार्क्स का रहता है। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंट्री में चेंजेस जो हुए, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंस, सारे सेम टू सेम हेड है। फिर आपका आ गया प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स, वहां पर एएस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी था, यहाँ एक्सेप्शनल हो गया, फिर आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर आपका टैक्स एक्सपेंस, फिर आपका प्रॉफिट लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, नीचे आपके ओसीआई के दो कैटेगरीज एनआरपीएल आरपीएल, इस पे हम डिटेल में आगे चल के चर्चा करेंगे। फिर नीचे आपके इक्विटी पर अर्निंग पर शेयर। ठीक है, इस तरीके से आपकी चर्चा यहाँ पर पीएनएल का स्टेटमेंट होता है, आगे इसके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा होती रहेगी। चलिए, मुझे लगता है इतना आपके लिए काफी है बच्चों। प्लीज 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 मुझे, मैं आपको, मैं पहले से ही बता दूं, मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ इसको डिटेल में डिस्कस करूं, पर सच्चाई पता है क्या है, इस कोर्स की सच्चाई ये है कि यहां पर आपको पास होने के लिए एक्चुअली में कुछ चीजों पर फोकस ज्यादा करना पड़ेगा और कुछ चीजों पर आपको फोकस नहीं करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज कोर्स बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत बड़ा है। सो इस पे धीरे धीरे बाय द पीरियड ऑफ टाइम आपको थोड़ा थोड़ा करके इस पे फोकस करवाया जाएगा। चलो, क्या मैं चैप्टर पे आ जाऊं, टेल मी, क्या मैं चैप्टर पे आ जाऊं? चलिए, तो अब बच्चों आपका फर्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है। एज आई सेड अर्लियर, आपको एक जनरल नोटबुक बनानी है मेरे साथ, जिसमें आप रफ वर्क करोगे, सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और एक आपको अलग से शॉर्ट समरी बुक बनानी है, शॉर्ट समरी नोटबुक बनानी है, 70-80 पेजेस, 100 पेजेस के बराबर का। ठीक है, चलिए, और ये भी शॉर्ट समरी बुक आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, बनाओ तो अच्छी बात है, नहीं बनाओ तो कोई बात नहीं। मैं इंड AS की पहले एक छोटा सा सीक्वेंसिंग बता देता हूं आपको। नाइट क्लासेस भी करेंगे ना अपन, आपने जैसे आप इंटर में किए थे, हाँ हाँ भाई, ये भी तो आज नाइट क्लास ही है। पहले आप थोड़ी सी शॉर्ट समरी समझो इंड AS की। सीक्वेंसिंग क्या है बेटा, इंड AS की दो सीक्वेंसिंग है, इंड AS 1 टू इंड AS 41, इंड AS 1 टू इंड AS 41। ठीक है, इंड AS 1 टू इंड AS 41, इसमें कितने स्टैंडर्ड्स हैं, इंड AS 1, इंड AS 1 के बाद इंड AS 2, 7, 8,
10 5 हो गए, 12 16 19 20 4 हो गए, मतलब हो गए 5 और 4 9, ठीक है। 21 23 24 27 28 29 नहीं 28 ये हो गए 5, फिर 29, फिर उसका 32 33 34 36 ये 5 हो गए, ठीक है। 36 37 38 40 41 ये हो गए 4, मतलब इधर हो गए आपके 23 स्टैंडर्ड्स। 41 के बाद सीक्वेंसिंग बदल जाती है और फिर आता है इंड एएस 101। इंड एएस 101 से लेकर आता है इंड एएस 117। एक्चुअली देखो 7 आ चुका है, आपके सिलेबस में नहीं है वो एक अलग बात है। ऐसे तो आपके सिलेबस में इंड एएस 29 भी नहीं है, आपके सिलेबस में इंड एएस 106 भी नहीं है, 114 भी नहीं है, ठीक है ना। मैंने उनको भी काउंट किया तो इंड एएस 117, ठीक है। तो कितने हो गए 17, ये हो गए 17 स्टैंडर्ड्स। तो ये कितने हो गए बेटा 40 स्टैंडर्ड्स। सर फर्स्ट क्लास में तो आपने फर्स्ट सेशन में तो आपने 39 बोला था बेटा, मैंने 17 को नहीं गिना था ना, 17 को नहीं गिना था। सर ऐसी वाली सीरीज क्यों है 1 से 41 फिर 101 से 117, ऐसा क्यों है? एक्चुअली जो आईएफआरएस है ना, आईएफआरएस की सीरीज के चक्कर में ऐसी सीरीज हुई। देखो आईएफआरएस को भी कहीं ना कहीं उनके पिछले वाले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही मॉडिफाई किया गया है। IFRS is the modified version of IAS, ठीक है ना। क्या बोला मैंने? मॉडिफाइड वर्जन ऑफ IAS, ठीक है। तो IFRS में सीक्वेंसिंग क्या है? IFRS में एक्चुअली दो नाम चलते हैं, एक IAS 1 से लेकर IAS 41 एंड दूसरा चलता है IFRS 1 से लेकर IFRS 17। सर ये क्या है सर? आपने फर्स्ट सेशन में बताया था कि पहले आईएएस हुआ करते थे, फिर उसको हटा के आईएफआरएस आए। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि आईएफआरएस जो होते हैं वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं और आईएएस भी एक्चुअली यूरोपियन स्टैंडर्ड है। हुआ ये, जब डिसाइड हुआ कि आईएफआरएस लाना है तो इतने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज किया गया, आईएफआरएस के हिसाब से रिवाइज किया गया, कुछ कुछ को तो डिलीट कर दिया गया। तो इतने स्टैंडर्ड्स को, यहां पर भी वही सेम 23 स्टैंडर्ड्स हैं और ये 17 स्टैंडर्ड्स हैं। तो इन्होंने क्या किया, जब आईएफआरएस लाए तो उन्होंने बोला मेहनत पूरी जीरो से क्यों करें, जब हमारे पास ऑलरेडी आईएएस बन चुके हम उनमें चेंजेस कर लेते हैं। कुछ कुछ आईएएस खतरनाक है, फालतू है, खतरनाक मतलब फालतू है, किसी काम के नहीं, डिलीट कर देते हैं। तो उन्होंने आईएएस में ही चेंजेस कर लिए और उन्होंने बोला कि अब हमने जो डिलीट कर दिए या फिर हमें जो नए स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे उसके लिए हम नाम देंगे आईएफआरएस। तो आईएफआरएस में दो कैटेगरीज आती हैं, आईएएस एंड आईएफआरएस, ठीक है। अब इंडिया ने बोला यार हम नाम क्या रखें, हम इसको कैसे करें, हमें आईएफआरएस अडॉप्ट करना है, मतलब हमें ये भी लेना है, हमें ये भी लेना है, हम कैसे चलें, हम नाम कैसे रखें? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारा मेजर नाम, मेन तो नाम होगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इस कैटेगरी को हम ग्राउंड फ्लोर पे रखेंगे और इस कैटेगरी को हम फर्स्ट फ्लोर पे रखेंगे। मतलब ये कैटेगरी को हमने सेम नाम दिया। अगर इनका आईएएस 1 है तो हमारा इंडेस 1 है, इनका आईएएस 41 है तो हमारा इंडेस 41 है, इनका आईएएस 2 है तो हमारा भी इंडेस 2 है, इनका आईएएस 7 है तो हमारा भी 7 है। पर जो आईएफआरएस 1 से लेकर आईएफआरएस 17 है इसको हमने कैटेगरी कर दिया फर्स्ट फ्लोर में। मतलब अगर इनका आईएफआरएस 1 है तो हमारा है इंडेस 101, इनका अगर आईएफआरएस 17 है तो हमारा है इंडेस 117। हमने 100 आगे जोड़ दिया, हमने सीरीज जोड़ दी। आई मेरी बात समझ में? इस तरीके से हमने इंडेस की सीरीज 1 से 41 एंड सीरीज 101 से लेकर 117 को हमने रखा है, नाम रखा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। बोलो बेटा, समझा क्या एवरीवन? ये क्लियर हुआ? चलिए, तो अब हम इस सीरीज में, इस सीक्वेंस में हम पहला इंड एएस स्टार्ट कर रहे हैं, इंड एएस 102। इंड एएस 102 मतलब हम लॉजिकली आईएफआरएस 2 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? आईएफआरएस 2, ठीक है। और इंड एएस 102 क्या है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है शेयर बेस्ड पेमेंट्स, ब्रैकेट में एसबीपी, ब्रैकेट में एसबीपी, शेयर बेस्ड पेमेंट्स, एसबीपी।
दिस चैप्टर इज समथिंग रिलेटेड टू द ईसॉप्स, ईसॉप्स की अकाउंटिंग। किस पे बात करेंगे? ईसॉप्स की अकाउंटिंग। ये चैप्टर किस पे फोकस करता है बच्चों? ईसॉप्स की अकाउंटिंग पर। तो चलो पहले कुछ बातें कर लेते हैं, फिर उन बातों को लिखना भी करेंगे। पहले कुछ बातें कर लेते हैं, और वो बातें हमारी किताब में लिखी हुई हैं, पर पहले थोड़ा 1-to-1 फेस टू फेस कम्युनिकेशन। सो आपने ईसॉप करके नाम सुना होगा, ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है। इसको आपने ESPP, स्वेट इक्विटी शेयर्स, एम्प्लॉय ऑप्शन परचेज प्लान, ठीक है ना, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, स्वेट इक्विटी शेयर्स वगैरह वगैरह, आपने ऐसे कोई नाम सुने होंगे। हम उनकी अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे यहां पर, ठीक है, अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे। तो यस बच्चों, अगर मैं कोई भी पेमेंट शेयर के फॉर्म में कर रहा हूं, अपनी खुद की इक्विटी शेयर के फॉर्म में कर रहा हूं, क्या बोला मैंने? अगर मैं कोई भी पेमेंट किसी को भी, चाहे इंप्लॉय को चाहे सप्लायर को, इंप्लॉय तो समझ में आ गया, सप्लायर कौन? जिससे मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं वो मेरा सप्लायर, जिससे मैं सर्विसेज ले रहा हूं मतलब सर्विस प्रोवाइडर, वो भी तो मुझे सर्विस सप्लाई कर रहा है। तो अगर मैं कोई भी पेमेंट इंप्लॉय को, सप्लायर को, सर्विस प्रोवाइडर को, अगर मैं कोई भी पेमेंट शेयर के फॉर्म में कर रहा हूं, अपनी खुद की इक्विटी शेयर के फॉर्म में कर रहा हूं, तो वो उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे होगा? इंड AS 102 के अंदर। वो ट्रांजैक्शन कवर होगा इंड AS 102 के अंदर, कोई भी पेमेंट अपनी खुद की ओन इक्विटी के फॉर्म में, ठीक है। दूसरा, सेकंड, अगर मैं कोई भी पेमेंट डायरेक्टली तो अपनी खुद की इक्विटी शेयर के फॉर्म में नहीं कर रहा हूं, पर इट इज समथिंग रिलेटेड टू, इन एनी वे इट इज रिलेटेड टू माय ओन इक्विटी, इट इज इन एनी वे रिलेटेड टू माय ओन इक्विटी शेयर, मतलब द पेमेंट इज नॉट गोइंग टू बी मेड इन द फॉर्म ऑफ शेयर, बट वॉट एवर द पेमेंट, सपोज मैं आपको कैश दूंगा, पर उस कैश की वैल्यू डिराइव होगी मेरे शेयर की वैल्यू से, उस कैश की वैल्यू डिराइव होगी मेरे इक्विटी शेयर की वैल्यू से। अगर ऐसा भी है, उसको भी मैं कहूं, उसको भी, उस ट्रांजेक्शन को मैं कवर करूंगा शेयर बेस्ड पेमेंट्स के अंदर। किसके अंदर कवर करूंगा? शेयर बेस्ड पेमेंट्स। हम एग्जांपल से बात करते हैं। कोई भी पेमेंट अगर शेयर के फॉर्म में करूंगा, जैसे इंप्लॉइज को अगर मैं शेयर इशू करूंगा, सप्लायर्स को अगर मैं शेयर इशू करूंगा, सर्विस प्रोवाइडर्स को अगर मैं शेयर इशू करूंगा, तो मैं उनको बोलूंगा शेयर बेस्ड पेमेंट। दूसरा, मैं शेयर तो इशू नहीं करूंगा, दूंगा मैं कैश, दूंगा मैं आपको कैश, पर उस कैश की वैल्यू डेराइव की जाएगी मेरे खुद के इक्विटी शेयर की वैल्यू के बेसिस पर। सर थोड़ा एग्जांपल दो। मैंने अपने इंप्लॉय को बोला, कि तू 3 साल काम कर, 3 ईयर सर्विस दे मुझे, 3 साल तू मुझे काम कर मेरे लिए, ठीक है ना, 3 साल तू मेरे लिए काम कर, मैं तेरे को 3 साल के बाद आई विल पे यू कैश, मतलब इंसेंटिव। तू मेरे लिए 3 साल काम कर, मैं तेरे को कैश इंसेंटिव पे करूंगा। कितना होगा कैश इंसेंटिव? कैश इंसेंटिव कितना होगा? कैश इंसेंटिव विल बी इक्वल टू व्हाट? आज मेरे कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस है 510 रुपए, 510 रुपीज। 3 साल बाद कंपनी के शेयर की प्राइस जो भी होगी, जितनी भी बढ़ जाएगी, आफ्टर 3 इयर्स कंपनी के शेयर की प्राइस जितनी भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, जितनी भी बढ़ जाएगी, कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस जितनी भी बढ़ जाएगी, लेट अस से 760 कितनी होगी? 760। तो जो कैश इंसेंटिव मैं तेरे को दूंगा ना, वो इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट दूंगा। मैं तेरे को कैश दूंगा, कैश इंसेंटिव दैट विल बी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एज ऑन द अनाउंसमेंट डेट एंड मार्केट प्राइस एज ऑन द कंडीशन कंप्लायंस डेट। तो मैं तेरे को कैश इंसेंटिव दूंगा 760 माइनस 510, मतलब मैं तेरे को 250 रुपीज पर शेयर के हिसाब से कैश इंसेंटिव दूंगा। और मैं जो तेरे को ये कैश इंसेंटिव दूंगा मैं दूंगा तेरे को 10,000 शेयर्स पर। मतलब क्या हुआ? मैं तुझे 3 साल के बाद तेरी सर्विस के अगेंस्ट 10,000 का शेयर्स नहीं दूं, 10,000 शेयर्स नहीं दूंगा, 10,000 की शेयर्स की वैल्यू दूंगा। कितनी वैल्यू? 250 रुपीज के हिसाब से। तो आई विल पे यू
250 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मतलब आई विल पे यू 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपीस। मैं तुझे क्या दूंगा? 25 लाख रुपीस। सर वापस से समझाइए एक बार। अगर मैं तुझे कह दूं कि मैं 3 साल बाद तुझे शेयर दूंगा, तो ये ट्रांजैक्शन किस में कवर है? इंड AS 102 में। अगर मैं तुझे कहूं कि मैं 3 साल बाद तुझे शेयर ना देके शेयर की वैल्यू में जितना भी इंक्रीमेंट आएगा, उतना इंक्रीमेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, इतने उतना मैं तेरे को कैश दूंगा, ये ट्रांजैक्शन भी शेयर बेस्ड पेमेंट में कवर होता है। आई बात समझ में? सर दोनों में फर्क क्या है? पहले वाले केस में मैं तुझे 10,000 शेयर्स इशू कर रहा हूं, दूसरे वाले शेयर केस में मैं तुझे शेयर्स इशू करने के बजाय मैं तुझे शेयर की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूं कैश के फॉर्म में, ये सोचते हुए कि अगर मैंने तुझे शेयर दे दिया तो तू मार्केट में वैसे भी बेचेगा। जिस दिन मैंने तुझे अनाउंस किया था तो शेयर 510 का था। अगर मैंने तुझे आज 760 में शेयर दे भी दिया, ठीक है ना, ठीक है ना, तो तू मार्केट में जाके बेचेगा। लेट अस से कि मैंने तुझे शेयर इशू किया 760 का शेयर इशू किया मैंने तुझे 510 में। लेट अस से कि 760 का शेयर है, मैंने तुझे इशू किया 510 में, तो तूने मुझे पे कितना किया? 510। इशू मैंने और मार्केट में वैल्यू क्या है? 760। तो मैं ये मान रहा हूं कि तू मार्केट में जाके उसको बेच देगा, तू मार्केट में जाके उसको बेच देगा। तो तू मार्केट में बेचेगा, उसके बजाय मुझसे ही कैश ले ले, मुझसे शेयर इशू मत करवा। सर अगर मार्केट प्राइस उल्टा गिर गई तो नहीं दूंगा, तेरे से उल्टा पैसा नहीं लूंगा। सर मार्केट प्राइस उल्टा वापस गिर गई तो नहीं दूंगा। पर कंडीशन तूने मेरी फुलफिल कर दी, उससे क्या हुआ? मतलब मैंने तुझे बोला था कि 3 साल कंपनी में काम कर, अगर तूने 3 साल कंपनी में काम किया तो जितना भी शेयर प्राइस का इंक्रीज होगा आई विल पे यू कैश। बट अगर शेयर की प्राइस में डाउनफॉल हो गया, डिक्रीज हुआ, कुछ भी नहीं होगा, इग्नोर। ऋषिका यही सवाल था आपका? टेल मी, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो मुझे बताओ, मैंने जो दो ट्रांजेक्शन आपको बताए वो दो ट्रांजेक्शन कौन से हैं? वो दो ट्रांजेक्शन कौन से? पहला जिसमें मैं इक्विटी शेयर इशू करूंगा, दूसरा मैं इक्विटी शेयर इशू नहीं करूंगा, मैं कैश दूंगा शेयर की वैल्यू के बेसिस पर, शेयर की वैल्यू के बेसिस पर कैश दूंगा। ठीक है? पहले ट्रांजैक्शन को आप बोलोगे, जहां मैं इक्विटी शेयर इशू करूंगा उसको आप बोलोगे इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शन। क्या बोलोगे? इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शन। और दूसरा दूसरा वाला जहां मैं आपको कैश दूंगा उसको कहा जाएगा कैश सेटल्ड ट्रांजैक्शन। कैश सेटल्ड ट्रांजैक्शन, इक्विटी सेटल्ड, कैश सेटल्ड, दोनों टाइप के ट्रांजैक्शंस शेयर बेस्ड पेमेंट में कवर हैं, बिकॉज दोनों कहीं ना कहीं कंपनी के ओन इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है? इक्विटी सेटल्ड, कैश सेटल्ड। डन? आइए लिखते हैं। एनी पेमेंट मेड टू एम्प्लॉइज, सप्लायर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स। सर शेयर मीन्स ओनली इक्विटी? यस, प्रेफरेंस नहीं। एनी पेमेंट मेड टू एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स in the form of entity's own equity share, in the form of entity's own equity share or related to own equity share is called share based payment, SBP, share based payment, share based payments। शेयर बेस्ड पेमेंट्स।
तो शेयर बेस्ड पेमेंट मतलब एंटिटी अपने इक्विटी शेयर देगी या कैश देगी पर इक्विटी शेयर के वैल्यू के बेसिस पर देगी। एसबीपी शेयर बेस्ड पेमेंट्स आर ऑफ 3 कैटेगरीज। एसबीपी की 3 कैटेगरीज होती हैं। पहला, इक्विटी सेटल्ड। इक्विटी सेटल्ड में क्या होगा? इक्विटी सेटल्ड में क्या होगा? एंटिटी शैल इशू ओन, एंटिटी शैल इशू ओन और इट्स subsidiaries equity share। प्रेफरेंस शेयर्स नहीं लेंगे, प्रेफरेंस नहीं, मैं इक्विटी इक्विटी लिख रहा हूं ना बेटा बार बार, इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर, ठीक है। एंटिटी अपने या सब्सिडरी के इक्विटी शेयर्स इशू करेगी। दूसरा, सेकंड वन, कैश सेटल्ड। कैश सेटल्ड, कैश सेटल में आप लिखोगे AKA मतलब ऑल्सो नोन एज स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, SAR, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। स्टॉक मतलब शेयर, शेयर की वैल्यू में जो भी एप्रिसिएशन होगा उतना पोर्शन मैं आपको पे करूंगा, वो आपका राइट होगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। इट इज कॉल्ड कैश सेटल्ड। कैश सेटल में क्या होता है? एंटिटी शैल पे कैश but value of cash will be dependent on value of entity's own equity। कैश की वैल्यू एंटिटी की खुद की इक्विटी शेयर के ऊपर डिपेंड रहेगी। एसबीपी शेयर बेस्ड पेमेंट्स 3 कैटेगरीज के होते हैं। इक्विटी सेटल्ड जहां पर आप इक्विटी शेयर इशू करोगे, कैश सेटल्ड आप कैश दोगे बट कैश की वैल्यू एंटिटी के इक्विटी शेयर की वैल्यू से डिराइव होगी। कैश की वैल्यू एंटिटी के इक्विटी शेयर की वैल्यू से डिराइव होगी। आगे बढ़ूं, तीसरा बताऊं, तीसरा बताऊं, इक्विटी सेटल्ड विथ इक्विटी सेटल्ड विथ कैश ऑल्टरनेटिव, मतलब हाइब्रिड, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इक्विटी सेटल्ड विथ कैश ऑल्टरनेटिव। ये कैसे काम करता है? मैंने अपने इंप्लॉय को कहा मैंने अपने इंप्लॉय को ऑफर दिया, क्या ऑफर दिया? यू कैन सिलेक्ट, you can subscribe 8,000 number of equity shares और कैश on 12,000 equity shares। तेरी मर्जी, तू मेरे को 3 साल काम करके दे कंपनी में,
3 साल बाद तू कहेगा कि तुझे शेयर चाहिए, मैं तुझे 8,000 शेयर दे दूंगा। तू कहेगा मुझे शेयर नहीं चाहिए, मुझे कैश चाहिए, मैं तेरे को कैश दूंगा 12,000 इक्विटी शेयर के बराबर की वैल्यू पे। जो भी इंक्रीमेंट होगा मैं उतना तेरे को कैश दूंगा ऑन 12,000 शेयर्स। अब ये तेरा चॉइस है और ये तू मुझे बाद में बता देना, ये तेरा चॉइस है। बोलो बेटा, आया समझ में? सो ये होता है आपका कैश ऑल्टरनेटिव, इक्विटी विथ कैश ऑल्टरनेटिव। बोलो जी, ये होते हैं 3 कैटेगरीज ऑफ एसबीपी, 3 कैटेगरीज ऑफ एसबीपी। बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? डिंपल सुधार सर, इक्विटी मींस ऊपर चला गया, सेकंड कैश सेटल्ड। हाँ, इक्विटी मींस इक्विटी बेटा, शेयर मींस ओनली इक्विटी। यस, डन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी मुझे बताओ, आपको फिर से पूछ रहा हूं, अभी हालांकि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड लाइबिलिटी, क्या फर्क है? इक्विटी और लाइबिलिटी में क्या फर्क है? हाँ जी प्रतीक्षा, कैश सेटल में सब्सिडरी के भी ऑफर कर सकते हैं। मैंने लिखते वक्त अगर मान लो नहीं लिखवाए तो एंटिटीज ओन इक्विटी शेयर और सब्सिडरीज यहां पर लिख सकते हो, और सब्सिडरीज, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड लाइबिलिटी, तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी में क्या फर्क है, दोनों में अंतर क्या है? लिकेश ने अभी तक जवाब दिया है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कम से कम 3-4 बच्चों से, फिर मैं आगे लिखवाऊं या बात करूं। ऑब्लिगेशन टू पे करना है तो लाइबिलिटी, नहीं है तो इक्विटी। ऑब्लिगेशन टू पे लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू पे लाइबिलिटी, इक्विटी नो ऑब्लिगेशन टू पे। अच्छा चलिए मैं आपसे पूछता हूं एग्जाम्पल सहित, मुझे बताओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, इक्विटी की लाइबिलिटी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, इक्विटी की लाइबिलिटी। रितिका, इक्विटी ऑप्शन टू पे, लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन टू पे। ओके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, इक्विटी की लाइबिलिटी। शुभम कह रहा है इक्विटी, स्वास्तिक कह रहा है इक्विटी, स्वास्तिक का सॉरी इक्विटी, कीर्ति इक्विटी, लिकेश इक्विटी, तनिष्का इक्विटी, रितिका बोल रही बोथ, दोनों में से एक होगा बेटा। अंकुर कह रहा है इक्विटी, फास्ट रिप्लाई करिए थोड़ा सा फास्ट। क्या होगा, मैक्सिमम 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 से मैक्सिमम गलत होगा, जो बाकी लोग लिख रहे हैं वो भी तो गलत ही लिख रहे हैं ना। क्या बोलना चाह रहे हो सर? प्रेफरेंशियल कैपिटल, इट्स अ लाइबिलिटी इफ प्रेफरेंशियल कैपिटल इज रिडीमेबल। रिडीमेबल क्या होता है, आज इशू किया है, मुझे एक फिक्स पीरियड के बाद पैसा वापस करना पड़ेगा, तो पैसा वापस करना पड़ेगा मतलब ऑब्लिगेशन टू पे आ गई ना। तो प्रेफरेंशियल कैपिटल क्या हो गया, प्रेफरेंशियल कैपिटल बिकम्स अ लाइबिलिटी बिकॉज द ऑब्लिगेशन टू पे इज अटैच्ड हेयर, ऑब्लिगेशन टू पे इज अटैच्ड हियर। तो बात को समझो, सिर्फ मीनिंग को रटने से कुछ नहीं होगा, मीनिंग को रटने से नहीं होगा। आप लोग क्या बोल रहे हो, लाइबिलिटी सर ऑब्लिगेशन टू पे, जैसे ही मैंने आपसे एग्जांपल पूछा आपने बोलना शुरू किया इक्विटी इक्विटी इक्विटी। अरे यहां पर देयर इज एन ऑब्लिगेशन, मुझे पे करना पड़ेगा, देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू पे, देयर इज अ फिक्स ऑब्लिगेशन टू रीपे आफ्टर फिक्स्ड पीरियड। फिक्स्ड पीरियड के बाद मुझे मुझे रीपे करना पड़ेगा, प्रेफरेंशियल कैपिटल इज अ लायबिलिटी गाइज। एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, नो, इट हैज नथिंग टू डू विद द डिविडेंड। ऋषिका, जिन बच्चों ने इक्विटी बोला
उनको समझा कि नहीं समझा? तनिष्का, प्रगति, रितिका, नहीं सॉरी, यहां से नहीं, शुभम, स्वास्तिका, कीर्ति, लिकेश, तनिष्का, रितिका, अंकुर, मयंक, समझा कि नहीं समझा? चलिए एक और सवाल पूछ रहा हूं। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, मैंडेटरी कन्वर्टेबल, बोलो। मैंडेटरी कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए हैं, पैसा आया, 5 इयर्स के बाद मैंडेटरी कन्वर्ट कर दूंगा इक्विटी शेयर में। आफ्टर 5 इयर्स they will be converted into equity share। बोलो, इक्विटी शेयर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंडेटरी कन्वर्टेबल, जैसे मैंने यहां लिखवाया था, इट हैज नथिंग टू डू विद द डिविडेंड, इट हैज नथिंग टू डू विद द इंटरेस्ट। मैं इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। कन्वर्टेबल डिबेंचर है मैंडेटरी, 5 साल बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे बताओ, रीपेमेंट मुझे कैश में करना है कि इक्विटी शेयर में देना है? ऑब्लिगेशन टू पे कैश है कि नहीं? ऑब्लिगेशन टू पे कैश नहीं है, मुझे इक्विटी शेयर देना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने उसको इक्विटी शेयर दे दिया, फिर तो भैया टाइम पास, कोई दिक्कत नहीं है। वंस इक्विटी शेयर अगर मैंने दे दिया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। फिर तो ये इक्विटी कैटेगरी का वैसे भी होने वाला है। तो ये आज से ही मुझे पता है कि ये तो अल्टीमेटली इक्विटी में ही कन्वर्ट होने वाला है, इसको तो मुझे कभी पे करना ही नहीं है कैश। बढ़िया, आया समझ में? तो ये क्या है? ये है इक्विटी, बिकॉज नो ऑब्लिगेशन टू पे। चलो बताओ, अभी समझा? अब मुझे क्लियर करो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड लायबिलिटी। डेफिनेशन, अब डेफिनेशन बोल के देखो, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। वही डेफिनेशन, इक्विटी एंड लायबिलिटी क्या है? इक्विटी, नो ऑब्लिगेशन टू पे कैश इन फ्यूचर। और ये क्या है? फिक्स ऑब्लिगेशन टू पे कैश। अब मुझे पता है कि इसमें आपके मन में और भी बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। आप बोलोगे सर मैंडेटरी कन्वर्टेबल की जगह पर ऑप्शनली कन्वर्टेबल होता तो क्या होता? आई नो आई नो आई नो, है ना? मन में आएंगे ऑप्शनली कन्वर्टेबल होता तो क्या होता। बेटा एक्चुअली मैं उतना ही बात करना चाह रहा हूं जितना अभी आपके लिए जरूरी है। स्टार्टिंग टाइम है। डिटेल में ऑप्शनली कन्वर्टेबल होता तो क्या होता, और भी बहुत सारी चीजें अगर मन में आए तो थोड़ी देर तक, कुछ दिनों तक अपने मन को शांत कर देना, बिकॉज ये सारी बातें आपको एक अलग से चैप्टर में करवाई जाएंगी, विच इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक चैप्टर है, वहां पर आपको ये अलग से बातें करवाई जाएंगी। ठीक है? एक सेकंड, चलो। ये डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड लायबिलिटी मैंने आपको क्यों लिखवाया, वापस आते हैं। अब मुझे बताओ, टेल मी, ये ट्रांजैक्शन और ये ट्रांजैक्शन में फर्क आपको पता चल गया। यहां हम इक्विटी शेयर इशू करने वाले हैं और यहां हम कैश देने वाले हैं। तो बताओ कौन सा ट्रांजैक्शन इक्विटी है और कौन सा ट्रांजैक्शन लायबिलिटी है? बोलो, कौन सा ट्रांजैक्शन इक्विटी है, कौन सा ट्रांजैक्शन लायबिलिटी कैटेगरी का है? दिस इज इक्विटी सेटल्ड इक्विटी ट्रांजैक्शन, कैश सेटल्ड इज अ लायबिलिटी बेस्ड ट्रांजैक्शन। ये कौन सा है? लायबिलिटी बेस्ड ट्रांजैक्शन है। यहां पर आपको लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां पर आपको क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? लायबिलिटी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसीलिए आओ, क्या हम बोलेंगे? नेचर ऑफ एसबीपी ट्रांजैक्शंस। एसबीपी ट्रांजैक्शंस का नेचर क्या है? एसबीपी ट्रांजैक्शंस का नेचर क्या है?
तो एसबीपी ट्रांजैक्शंस में पहला है इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शन। पहला है इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शन। इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है? तो इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शन, ऑन वन साइड it is an expense for the company because company is going to issue shares to the employee, to the supplier, against services they have received from the supplier, against the services they have received from the employee. तो नेचर ऑफ इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शन क्या होगा? नेचर ऑफ इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शन क्या होगा? तो हम बोलेंगे डेबिट इफेक्ट, हम बोलेंगे क्रेडिट इफेक्ट। अगर बात करें डेबिट इफेक्ट की, तो डेबिट इफेक्ट, मैंने इंप्लॉय से सर्विस लिया तो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मुझे बुक करना है। मैंने कंसल्टेंसी सर्विस लिया सर्विस प्रोवाइडर से तो कंसल्टेंसी एक्सपेंस। मैंने सप्लायर से गुड्स परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट। मैंने सप्लायर से मशीन लिया तो मशीन अकाउंट डेबिट। तो डेबिट इफेक्ट क्या क्या होगा? डेबिट इफेक्ट क्या होगा? डेबिट इफेक्ट वुड बी एक्सपेंस ऑब्लिक असेट अकाउंट। एक्सपेंस ऑब्लिक असेट अकाउंट। असेट कब? आप सप्लायर से असेट खरीद रहे हो और उसको बोल रहे हो कि तेरे को मैं शेयर दूंगा, तो डेबिट इफेक्ट क्या हुआ? असेट अकाउंट। आप सप्लायर से स्टॉक खरीद रहे हो तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हो कि नहीं करते हो? परचेज अकाउंट डेबिट करते हो। आप अपने इंप्लॉय से काम ले रहे हो तो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करोगे। तो आइदर द एक्सपेंस विल बी डेबिटेड और द असेट अकाउंट विल बी डेबिटेड। ये पोर्शन डेबिट इफेक्ट होगा। क्रेडिट इफेक्ट क्या होगा? क्रेडिट इफेक्ट क्या होगा? आप उससे असेट खरीद रहे हो, उससे सर्विसेज ले रहे हो, खर्चा बुक कर रहे हो, जिसके बदले में आप फ्यूचर में उसको इक्विटी शेयर इशू करोगे। फ्यूचर में इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा। लिख देता हूं, फ्यूचर में इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा। पर इक्विटी शेयर इशू करना ये लायबिलिटी है क्या? ये ऑब्लिगेशन है क्या? नहीं। तो हम करेंगे एसबीपी रिजर्व अकाउंट। एसबीपी रिजर्व अकाउंट, इसका नेचर क्या हुआ? इसका नेचर क्या हुआ? इट इज एन इक्विटी। ये इक्विटी हो गया। इट इज एन इक्विटी। फ्यूचर में इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा। आज मैंने एक रिजर्व क्रिएट कर दिया, आज मैंने एक रिजर्व बना लिया, एसबीपी रिजर्व। एसबीपी रिजर्व, इट इज एन इक्विटी। इट इज एन इक्विटी। तो इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शन जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो मुझे क्या करना है? मुझे डेबिट इफेक्ट क्या देना है? मैंने सर्विसेज लिए हैं, मैंने गुड्स लिए हैं, मैंने मशीन लिया है, मैंने गुड्स परचेज किए हैं, जो भी। तो अगर रेवेन्यू नेचर की चीजें हैं तो एक्सपेंस, अगर कैपिटल नेचर की चीज है तो असेट। क्रेडिट, मुझे क्या देना है फ्यूचर में? मुझे उसको इक्विटी शेयर देना है जिसका मैं आज ही एक रिजर्व बना के रखूंगा। दैट इज कॉल्ड एसबीपी रिजर्व। दैट इज कॉल्ड एसबीपी रिजर्व। सर ये एसबीपी रिजर्व कहां जाएगा? एसबीपी रिजर्व प्रेजेंटेड अंडर सोकी। प्रेजेंटेड अंडर सोकी, क्योंकि रिजर्व है। रिजर्व कहां जाता है? हमेशा सोकी में। लेट मी शो यू सोकी। लेट मी शो यू सोकी। ये देखिए, अदर इक्विटी का सोकी। तो सोकी में कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व नहीं, सिक्योरिटी नहीं, अदर रिजर्व। हाँ, स्पेसिफाई द नेम, यहां आएगा। ठीक है, स्पेसिफाई द नेम। तो ये क्या हो गया? एसबीपी रिजर्व। तो अगर किताब है तो लिख सकते हो तो लिख लो, एसबीपी रिजर्व। सोकी के अंदर दिखेगा। जब शेयर इशू कर लूंगा तो क्या होगा? चलो बताओ। फ्यूचर में इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा। सर ये तो एक लायबिलिटी लग रहा है, देना पड़ेगा। सर लायबिलिटी है ना, इशू करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। हाँ तो शेयर देना पड़ेगा ना। मतलब एक बार अगर शेयर दे दिया तो मेरी कोई कैश देने की ऑब्लिगेशन नहीं है, या मेरी कोई किसी और प्रकार की असेट देने की ऑब्लिगेशन नहीं है।
वो मेरा शेयर होल्डर बन जाएगा। शेयर होल्डर मतलब अपना वो अपनी कंपनी का ही मालिक बन जाएगा, तो उसकी कंपनी बन जाएगी वो, तो मुझे उसको कोई कैश देना ही नहीं है। तो आज मैं इसको एक स्पेशल अकाउंट में डालूंगा, दैट इज कॉल्ड एसबीपी रिजर्व, और उसका नेचर क्या है? इक्विटी। अच्छा बताओ, जब मैं शेयर दे दूंगा फ्यूचर में, जब शेयर इशू कर दूंगा तो क्या होगा? अभी इसको मैंने क्रेडिट किया है कि फ्यूचर में इक्विटी शेयर देना पड़ेगा। जब मैं इक्विटी शेयर दे दूंगा तो क्या हो जाएगा? जब मैं इक्विटी शेयर दे दूंगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जब फ्यूचर में इक्विटी शेयर दे दूंगा तो एसबीपी रिजर्व डेबिट हो जाएगा और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं? दिस एसबीपी रिजर्व will be debited and equity share capital account will be credited when actual share will be issued। जब एक्चुअल शेयर इशू कर दिया जाएगा तो ये हम डेबिट कर देंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये एफआर के उन चुनिंदा और बहुत ही कम ऐसे चैप्टर्स में से एक चैप्टर है जिसमें आपको जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड होती है सॉल्यूशन में। अकाउंट एफआर में ऐसे बहुत कम चैप्टर्स हैं जहां आपको इंस्टीट्यूट एग्जाम में डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज का सवाल पूछेगा। बहुत ही कम लिमिटेड चैप्टर्स हैं, 2-4 हैं मैक्सिमम, उनमें से ये इंड एस 102 है। एंड क्योंकि आपका एक माइंडसेट अकाउंट्स को लेकर कहीं ना कहीं जर्नल एंट्री का बना रहता है, तो मैंने आपको शुरुआत वहीं से की है। यूं समझो आपके बेसिक्स को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ताकि अचानक से बिना जर्नल एंट्री वाला चैप्टर देख के आप डर ना जाओ। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ी सी ना, मेरे को खुजली हो रही है ज्यादा समझाने की। जाऊं डिटेल में? जाएं, रेगुलर बैच है ना, डिटेल में जाऊं? थोड़ी सी मेरे को खुजली हो रही है ज्यादा समझाने की, बात करूं? डिटेल में जाऊं? चलो डिटेल में जाते हैं। डिटेल में बात करते हैं। आपने एंट्री क्या किया? आपने फर्स्ट एंट्री किया, लेट अस से आपने एंट्री किया एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व अकाउंट। ठीक है ना, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व। आप कोई भी अमाउंट ले लो, अमाउंट का तो हालांकि अभी रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, फिर आपने क्या किया? आप एक्सपेंस को राइट ऑफ किस में करोगे? आप एक्सपेंस को राइट ऑफ किस में करोगे? एक्सपेंस को किस में राइट ऑफ करोगे? पी एंड एल में। तो एंट्री क्या होगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, अब आप इन दोनों एंट्रीज को मर्ज करके देखो, ओवरऑल इफेक्ट आपका क्या होगा? बताओ, ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ? एक्सपेंस से एक्सपेंस कट गया, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ? ओवरऑल इफेक्ट हुआ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व। पी एंड एल टू एसबीपी रिजर्व हुआ, होता है? पी एंड एल टू एसबीपी रिजर्व होता है। ठीक है, 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट है ना, सुनिए। अगर मैं आपको बोलूं, आपने इंटर में पढ़ा होगा, अगर मैं आपको बोलूं कि टैक्स का प्रोविजन बनाओ, टेल मी, टैक्स का प्रोविजन बनाओ, जल्दी बोलो, क्या एंट्री करोगे? टैक्स का प्रोविजन बनाओ, क्या एंट्री करोगे? टैक्स का प्रोविजन बनाओ, क्या एंट्री करोगे? क्या एंट्री करोगे?
एक और, प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाओ। क्या एंट्री करोगे? टैक्स के प्रोविजन की क्या एंट्री होगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट की क्या एंट्री होगी? बाप रे बाप, कोई एंट्री नहीं दे रहा मेरे को। शुभम ने बोला प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, वेरी गुड। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स टू स्वास्तिका, बेटे ओ बेटे, टैक्स का प्रोविजन बनाना है। टेक योर टाइम गाइस, टेक योर टाइम, टाइम लो। टैक्स का प्रोविजन बनाना है, मतलब मुझे टैक्स पे करना है फ्यूचर में, उसका मैं आज प्रोविजन बना रहा हूं। तो टैक्स के प्रोविजन की एंट्री क्या होगी? टैक्स के प्रोविजन की एंट्री होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। बैड डेट का प्रोविजन क्या बनाया? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। चलो पूरा मुझे पिक्चर को क्लियर करने दो, है ना। मैंने बोला ना मुझे खुजली हो रही है ज्यादा डिटेल में ले जाने की, ठीक है ना, तो मैं लॉजिक्स पे जाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो टैक्स का प्रोविजन आपने बनाया, आपने पीएनएल को डेबिट किया, क्यों? क्योंकि टैक्स पेमेंट आपका खर्चा होता है किसी भी कंपनी के लिए। हम कंपनी की बात कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर आप कंपनी की बनाते हो, किसी इनकॉर्पोरेट कंपनी की बनाते हो, प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड की, तो उनके लिए टैक्स इज एन एक्सपेंस। यकीन नहीं आ रहा? यकीन नहीं आ रहा तो टैक्स इज एन एक्सपेंस, ये देखिए टैक्स इज एन एक्सपेंस, जहां आपको यहां मिल जाता है, ये देखो टैक्स एक्सपेंस जो कि पीएनएल में होता है। कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपको टैक्स दिखता है, टैक्स एक्सपेंस करके दिखता है, तो इसका मतलब टैक्स एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस आपके कहां जाता है? पीएनएल में होता है, ठीक है। टू प्रोविजन फॉर टैक्स, और जो ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स जो है ये लाइबिलिटी है, बिकॉज ऑब्लिगेशन टू पे इन्वॉल्व है। कैन आई से दिस? ऑब्लिगेशन टू पे, ये लाइबिलिटी है क्योंकि आपकी ऑब्लिगेशन टू पे है। मुझे बोलो हाँ या ना। तो टैक्स प्रोविजन की आपने एंट्री की पीएनएल अकाउंट डेबिट, बिकॉज टैक्स इज एन एक्सपेंस। टैक्स क्या है? खर्चा है। टैक्स इज एन एक्सपेंस, टैक्स पे करना एक खर्चा है, और प्रोविजन फॉर टैक्स एक लाइबिलिटी है, बिकॉज आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज आपको पे करना पड़ेगा। बोलो यस और नो। इन द सेम वे, इन द सेम वे, चलो इसकी बात करते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या है? तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में पीएनएल आपने डेबिट क्यों किया? तो पीएनएल आपने डेबिट इसलिए किया क्योंकि आपको एक्सपेक्ट होने, आपको बैड डेट्स एक्सपेक्टेड है। बैड डेट्स आर एक्सपेक्टेड, मतलब लॉस इज एक्सपेक्टेड। बैड डेट्स आर एक्सपेक्टेड, आपको लगता है कि बैड डेट्स होने वाले हैं, दैट मींस लॉस इज एक्सपेक्टेड। आपको लॉस होने वाला है, और लॉस किस में जाएगा? लॉस किस में डेबिट होगा? पीएनएल में। लॉस किस में जाएगा? पीएनएल में। बोलो यस, ठीक है। टू प्रोविजन, टू प्रोविजन, ये लाइबिलिटी नहीं है, ये लाइबिलिटी नहीं है, बिकॉज यहां पर आपको ऑब्लिगेशन टू पे नहीं है, ये लाइबिलिटी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज नॉट अ लाइबिलिटी बिकॉज नो ऑब्लिगेशन टू पे, नॉट अ लाइबिलिटी बिकॉज नो ऑब्लिगेशन टू पे। इसीलिए आपको याद होगा कि प्रोविजन फॉर बैड डेट हम बैलेंस शीट में डेटर्स में से लेस करके दिखाते हैं, असेट साइड में दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड में नहीं दिखाते। इसीलिए देयरफॉर आप उसको कहां दिखाते हो? देयरफॉर इट इज डिडक्टेड फ्रॉम असेट साइड। आप असेट साइड उसको डिडक्ट करते हो, ये एक लाइबिलिटी नहीं है। बोलो आप मुझसे इन बातों में एग्री करते हो कि नहीं करते हो? आप मुझसे इन बातों में एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स एक ऑब्लिगेशन टू पे है, हमने इसको लाइबिलिटी में डाला। ये प्रोविजन फॉर बैड डेट ये ऑब्लिगेशन टू पे नहीं है, ये ऑब्लिगेशन टू पे नहीं है, इसीलिए हमने उसको असेट से माइनस करके दिखाया कि भाई जितना पैसा मिलना एक्सपेक्टेड था अब शायद उतना पैसा नहीं मिल पाएगा, इसीलिए हम अपने असेट की वैल्यू गिरा रहे हैं। बताओ अभी तक आप मुझसे एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अभी तक आप मुझसे एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अगर आप मुझसे यहां पर चीजों में एग्री करते हो तो अब इसका लॉजिक समझो। अगर आप मुझसे एग्री करते हो तो अब आप इसका लॉजिक समझो। आपने यहां पर किया पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, तो पीएनएल आपने डेबिट क्यों किया? पीएनएल आपने डेबिट इसलिए किया क्योंकि आपने कोई ना कोई इंप्लॉई
से सर्विस ली है, आपने गुड्स परचेज किए हैं, आपने गुड्स परचेज किए हैं, आपने एनी अदर सर्विस ली है, तो ये सब आपका क्या है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस आपका कहां जाता है? पी एंड एल में। और उसके बदले में आप सामने वाले को क्या देने का वादा कर रहे हो? आप सामने वाले को शेयर देने का वादा कर रहे हो। आप सामने वाले को क्या देने का वादा कर रहे हो? शेयर। मतलब फ्यूचर में कभी ना कभी तुम उसको शेयर दोगे। अगर तुम उसको शेयर दोगे तो वो लाइबिलिटी तो हो नहीं सकता। इवन अगर तुम उसको अपनी कंपनी का शेयर दोगे तो वो असेट से भी डिडक्ट नहीं हो सकता। मतलब वो अपनी कंपनी का शेयर दोगे तो वो असेट से भी डिडक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब उसकी जगह कहां बची? उसकी जगह बची रेसिडुअल। मतलब जिसका कोई नहीं उसका इक्विटी, जिसका कोई नहीं उसका इक्विटी। बैलेंस शीट में 3 जगह है, एक असेट, दूसरी लाइबिलिटी, तीसरी बची हुई बाकी सब चीजें इक्विटी में डालो। मिलने वाला है असेट, पे करना है लाइबिलिटी, ना मिलने वाला है ना पे करना है, तो कहां जाएगा? इक्विटी में। तो इसकी कैटेगरी फिर अल्टीमेटली कहां चली गई? इसको तुम कहां दिखाओगे? ना ही ये लाइबिलिटी है बिकॉज पे नहीं करना, ना ही ये मेरी असेट है। मेरा खुद का इक्विटी शेयर मेरी असेट कैसे हो सकता है? मेरा खुद का इक्विटी शेयर अगर मैं सामने वाले को दूंगा तो क्या मेरी असेट रिड्यूस हो रही है? सोच के बता। लाइबिलिटी तो नहीं है, ये हम बहुत देर से बात कर रहे हैं। क्या मेरी असेट है क्या जो मैं इसको असेट साइड से कम करूं? क्या मेरी ये असेट है क्या जो मैं इसको असेट साइड से कम करूं? ना ही मेरी असेट है ना ही मेरी लाइबिलिटी है। जिसका कोई नहीं उसका इक्विटी, जिसका कोई नहीं उसका इक्विटी। नॉट अ लाइबिलिटी, नॉट एन असेट रिडक्शन। ना ही असेट लाइबिलिटी है ना ही मेरी असेट रिड्यूस हुई है। इट इज एन इक्विटी। जिसका कोई नहीं, जो ना, जो असेट नहीं है, जो लाइबिलिटी नहीं है, वो इक्विटी है। जो ना ही असेट है, जो ना ही लाइबिलिटी है, वो इक्विटी है। इसीलिए आप एसबीपी रिजर्व को कहां दिखाते हो? आप उसको सोकी में दिखाते हो। कहां दिखाते हो? सोकी में। मुझे बताओ इतना पोर्शन आपको समझ में आया कि नहीं? तो लॉजिकली आप क्या कर रहे हो? आप खर्चा बुक कर रहे हो, पीएनएल में डाल रहे हो। असेट खरीदा होगा तो असेट बुक कर रहे हो, ठीक है, उसको भी डेप्रिशिएट करके करके पीएनएल में डालोगे। पर उसका जो दूसरा इफेक्ट आ रहा है, वो दूसरा इफेक्ट आप ना लाइबिलिटी साइड में लिख रहे हो ना आप असेट साइड में दिख रहे हो, आप उसको इक्विटी के साइड में लिख रहे हो। बिकॉज इन एनी वे वो फ्यूचर में आपका इक्विटी शेयर कैपिटल बन जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो तीसरी एंट्री होती है, मुझे बताओ आपकी जो थर्ड एंट्री होती है वो क्या करते हो? वो आप करते हो एसबीपी रिजर्व डेबिट। ठीक है, एसबीपी रिजर्व डेबिट, एसबीपी रिजर्व डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एसबीपी रिजर्व डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ ये कब करोगे? व्हेन द शेयर विल बी इशूड। मैंने ये लिखवाया था आपको यहां पर। दिस एसबीपी रिजर्व विल बी डेबिटेड एंड इक्विटी कैपिटल विल बी क्रेडिटेड व्हेन द एक्चुअल शेयर विल बी इशूड। अब आपको मैं बोल रहा हूं कि आप इसको भी कंपेयर करो। अब आप देखो आपने क्या किया, आपने पी&एल अकाउंट डेबिट किया था, टू एसबीपी रिजर्व किया। अब आपने एसबीपी रिजर्व को डेबिट किया और आपने शेयर कैपिटल क्रेडिट कर लिया। तो मुझे बताओ नेट नेट एंट्री क्या हो रही है? अगर आप इसको भी मर्ज करो तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो रहा है? ओवरऑल इफेक्ट of all 3 एंट्रीज का ओवरऑल इफेक्ट हो रहा है पी&एल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पी&एल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पी&एल अकाउंट डेबिट इसलिए क्योंकि मैं एम्प्लॉय से सर्विस ले रहा हूं, उसके बदले मुझे उसको अपनी कंपनी का इक्विटी शेयर फ्री में इशू करना पड़ेगा, तो मेरा खर्चा। मैं किसी से कंसल्टेंसी ले रहा हूं तो कंसल्टेंसी का मेरा खर्चा मुझे शेयर के फॉर्म में बियर करना पड़ेगा। मैं किसी से गुड्स परचेज कर रहा हूं तो परचेज अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। मैं असेट परचेज कर रहा हूं तो उसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। एंड टू, मुझे उसको कैश नहीं पे करना पड़ेगा, ना ही मुझे कोई असेट देनी पड़ेगी, ना ही मुझे उसको कोई असेट देनी पड़ेगी, उसको मुझे इन एनी वे शेयर कैपिटल देना पड़ेगा। तो नेट नेट इफेक्ट कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? पी&एल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? एंड दिस इज द रीजन कि जब मुझे अल्टीमेटली उसको शेयर कैपिटल देना पड़ेगा तो मैं इस एसबीपी रिजर्व को, मैं इस एसबीपी रिजर्व को क्या नाम दूंगा? इट इज एन इक्विटी। वाई एसबीपी रिजर्व इज एन इक्विटी? वाई नॉट लाइबिलिटी? वाई नॉट असेट रिडक्शन? Why SBP reserve is not a liability? Why SBP reserve is not an asset reduction just like provision for bad debts?
प्रोविजन फॉर बैड डेट एक तरीके से असेट रिडक्शन हुआ ना, प्रोविजन फॉर टैक्स एक तरीके से ऑब्लिगेशन टू पे हुआ ना. सो व्हाई दिस एसबीपी रिजर्व इज नीदर अ लायबिलिटी नॉर एन असेट रिडक्शन? बिकॉज you have to make the settlement in the form of own equity. own equity देना liability नहीं होता, own equity देना मतलब ये asset देना नहीं होता. फैजान भाई नहीं, मैं एक्सपेंस मैं शेयर 3 साल बाद दूंगा, तो सर क्या मैं खर्चा अभी के अभी पूरा बुक कर लूं? मैं खर्चा थोड़ा थोड़ा करके बुक करूंगा और मैं रिजर्व भी थोड़ा थोड़ा करके बुक करूंगा. मतलब ये वाली जो एंट्री है, एक्सपेंस टू एसबीपी रिजर्व एंड पीएनएल टू एक्सपेंस, ये थोड़ा थोड़ा करके हर साल होगी. पहले साल थोड़ा सा, फिर अगले साल थोड़ा सा, फिर तीसरे साल थोड़ा सा, ऐसा. और फैजान भाई इस पे मैं कंप्लीट तरीके से बात करने वाला हूं डिटेल में. Why SBP reserve is an equity? It is not a liability, no obligation to pay. It is not an asset reduction because you are not having any loss. आप इक्विटी दे रहे हो, मतलब आप कोई असेट नहीं दे रहे हो अपनी. ओन इक्विटी कैन नेवर बी द असेट. आई होप आपको इक्विटी सेटल ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से अभी तक जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा. टेल मी. तो अब मुझे बताओ कैश सेटल्ड ट्रांजैक्शन आपका कितना अलग है? कैश सेटल्ड ट्रांजैक्शन में क्या होगा? डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट. दैट मीन्स की एसबीपी रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शन. यस शुभम. तो मुझे बताओ डेबिट इफेक्ट क्या होगा? सेम डेबिट इफेक्ट कुड बी एन एक्सपेंस और असेट परचेज. व्हाट इज द क्रेडिट इफेक्ट? क्रेडिट इफेक्ट क्या होगा? जैसे यहां हमने क्या पढ़ा था कि डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट. फ्यूचर में इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा. क्या यहां पर आपको फ्यूचर में इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा? नहीं. फ्यूचर में कैश पे करना होगा. फ्यूचर में कैश पे करना होगा. तो क्या करेंगे? हम इसको बोलेंगे एसबीपी लायबिलिटी. एसबीपी लायबिलिटी अकाउंट. यहां एक्सपेंस और असेट परचेज अकाउंट हो रहा है, तो ये हो गया एसबीपी. वर्ड क्या आ गया? लायबिलिटी अकाउंट. ऑल्सो कॉल्ड AKA, also known as प्रोविजन फॉर SAR अकाउंट. और ये प्रोविजन एक लाइबिलिटी है. AKA also known as प्रोविजन फॉर SAR अकाउंट. तो क्या एंट्री की आपने की डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट. एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी लायबिलिटी. एक्सपेंस कहां चला गया? P&L में. एसबीपी लायबिलिटी जब तक सेटल नहीं होती आपकी लायबिलिटी साइड दिखेगी. जब आपकी सेटल हो जाएगी तो एंट्री करोगे एसबीपी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश. अल्टीमेट एंट्री क्या हुई? P&L अकाउंट डेबिट टू कैश. टेल मी, इतना समझ में आएगी नहीं? मिक्स के ऊपर बात नहीं करेंगे अभी. इक्विटी सेटल के ऊपर बेसिक बात कर ली, कैश सेटल के ऊपर बेसिक बात कर ली. इतनी बेसिक बात समझ में आई तो हम अपने लेक्चर को यहीं पर ओवर कर सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में कंटिन्यू करेंगे, जो मुझे आपको एक्चुअल में पिक्चर दिखानी है इंड AS की. टेल मी. आई होप आज का ट्रांजेक्शन बोल रहा हूं, आज का लेक्चर आपको सही लगा होगा. आज के लेक्चर में आपको कोई दिक्कत नहीं गई होगी. और यस, मैं ये वीडियो डेमो लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे भी डालने वाला हूं. तो अगर कोई स्टूडेंट आगे चल के इसको डेमो लेक्चर एज अ यूट्यूब पे देखने वाला है, सो आई बिलीव कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर हाँ तो लेक्चर को लाइक ज़रूर करना, ठीक है. एंड अगर आपको क्लासेस परचेज करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी. चलिए मुझे अभी बताइए कि यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम क्लास को ओवर कर सकते हैं. यस और नो? नोट्स मैं आपको शेयर कर देता हूं. नोट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देता हूं, ठीक है ना? जो इस बैच का टेलीग्राम ग्रुप है उस पर नोट शेयर हो जाएंगे. अभी तक के लिए इतना ही गाइस. एंड हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो कल सुबह मॉर्निंग टाइम पे जैसे नॉर्मली रहती है वैसे रहेगी.
ठीक है, लेक्चर की टाइम नाइट में ही रख लीजिए सर। बेटा नाइट में रखने में एक इशू है, नाइट में कंटिन्यूटी नहीं आएगी पहला। एक और इशू है कि नाइट में जो मेरा एक्चुअल टारगेट है 2.5 घंटे का लेक्चर 7:30 से 10, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी बेटा। और आप लोगों के साथ भी यही होगा, कंटिन्यूटी नहीं हो पाएगी आप लोगों की। कभी आप ऑफिस से लेट हो गए तो शाम के टाइम में सिचुएशन अलग है। आई अंडरस्टैंड सुबह उठने के चैलेंजेस अलग है, बट मजा पता है क्या है सुबह के लेक्चर में? एक बार लेक्चर कंप्लीट हो गया ना, पूरा दिन भर साला कुछ भी करो टेंशन नहीं है। ठीक है, इट वॉज माई फर्स्ट लाइव क्लास सर, थैंक यू सो मच स्वास्तिका। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल एंड तब तक खुश रहना। ठीक है, चलिए बाय बाय।